नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। असम की 65 और पश्चिम बंगाल के 18 सीटों पर वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़। 672 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बांग्लादेश से लगी सीमा सील। जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण। महबूबा मुफ्ती बनेंगी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। कांग्रेस का समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला। भारत सऊदी अरब के बीच श्रम सहयोग, निवेश बढ़ाने समेत 5 करार। खुफिया जानकारियों को साझा करेंगे दोनों देश। आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति। पनामा की लॉ फर्म से करोड़ से ज्यादा खुफिया दस्तावेज लीक। पुतिन, जिनपिंग, शरीफ समेत सैकड़ों हस्तियों पर कर चोरी से दौलत बनाने का खुलासा। कई नामचीन भारतीय भी शामिल। और टी20 का सिरमौर बना वेस्ट इंडीज। पुरुष और महिला टीम का खिताब पर कब्जा। सैमुअल्स बने प्लेयर ऑफ द मैच। कोहली टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। और आज असम और पश्चिम बंगाल में पहले दौर का चुनाव हो रहा है। आइए शुरुआत कर लेते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। असम की 65 और पश्चिम बंगाल की 18 सीटों के लिए पहले दौर का मतदान जारी है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते साफ नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग मतदाता भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही पहली बार वोट डालने वालों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के माओवाद पीड़ित जंगल महल में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में जबकि असम में 2 चरणों में चुनाव होना है। तो ये लंबी कतारें साफ नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने में चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ता और वोट देने की अपील जो आयोग की तरफ से अलग अलग जरियों से की जाती है उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। मतदाताओं की लंबी कतारें सुबह से ही दिखाई दे रही हैं और इस तरह की तस्वीरें जाहिर तौर पर लोकतंत्र में एक नए उत्साह का संचार करती हैं। एक खुशनुमा माहौल, जिस तरह से वोटरों की तादाद घर से बाहर निकल रही है उसे देखकर लगता है कि लोगों में खासा उत्साह है इस चुनाव को लेकर भी। असम और पश्चिम बंगाल में पहले दौर का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटरों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी कतारें, चाहे बुजुर्ग हों, युवा हों, खास तौर से देखा गया है कि पहली बार जो वोट डालने आए हैं उनमें गजब का उत्साह देखा जा रहा है। और ये आम लोगों की तस्वीरें आपने देखी। इनके साथ ही खास लोगों में भी मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आज सुबह मतदान करने पहुंचे। उन्होंने जोरहाट के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। सर वोट गिराने के बाद सर असम की आज पहले दौर का मतदान हो रहा है जिसमें 65 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सूबे के 95 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार सर्बानंद सोनोवाल समेत 539 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का आज फैसला होना है। 65 विधानसभा सीटों पर हो रहे असम विधानसभा चुनाव के पहले दौर में कुल 95,11,732 मतदाता हैं। इनमें 45,95,712 महिला वोटर हैं। और बहुत दूर से आया, हम लोग गांव में रहने वाला आदमी और वोट देने के लिए आया। हम लोग वोट
जिता के मैंने जो भी है ठीक से करना है। हम लोग का देश के लिए वो सोचना है। वोट के लिए हम अच्छा सरकार बनाने के लिए हम वोट देंगे। विधानसभा चुनाव के इस दौर में कुल 539 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 43 महिला उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने सभी 65 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 54, एजेपी 11, बीपीएफ 3, एआईयूडीएफ ने 27, सीपीआई, सीपीएम 10-10 सीटों पर दांव आजमा रही है। अन्य दलों के 60 और 13 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 12,190 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों के 40,000 जवानों को तैनात किया गया है। मतदान के काम के सुचारू संचालन का जिम्मा 48,000 कर्मचारियों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं पश्चिम बंगाल में भी पहले दौर के पहले हिस्से में आज 18 सीटों पर मतदान हो रहा है। विधानसभा चुनाव के इस दौर में 133 उम्मीदवार दांव आजमा रहे हैं। क्योंकि इस दौर में ज्यादातर सीटें नक्सल पीड़ित इलाकों की हैं, लिहाजा चुनाव आयोग के मुताबिक 13 सीटों पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। वहीं बाकी 5 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के नक्सल पीड़ित इलाकों की विधानसभा सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिन 18 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उनमें पश्चिमी मिदनापुर जिले की 6, पुरुलिया की 9 और बांकुड़ा की 3 सीटें हैं। 18 विधानसभा सीटों में कुल 1,962 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं। इनमें 153 को अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची में रखा गया है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 14 सामान्य पर्यवेक्षक, 676 माइक्रो पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर 202 डिजिटल कैमरे, 642 वीडियो कैमरे और 210 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग भी की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मल्टीलेयर सुरक्षा इंतजामों में राज्य पुलिस बल के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवानों की भी तैनाती की गई है। वहीं मतदान प्रक्रिया की हेलीकॉप्टर से निगरानी भी की जा रही है। 2011 में 18 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 9, वाम मोर्चे को 6 और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, पुरुलिया। और हम अपने संवाददाता से भी लगातार अपडेट ले रहे हैं वोटिंग को लेकर। असम में जोरहाट में मौजूद है हमारे संवाददाता विशाल दहिया, उनका रुख करेंगे। विशाल, हम देख रहे हैं आमो खास किस तरह से जोरहाट में भी वोटिंग कर रहे हैं। खुद तरुण गोगोई ने भी वोट डाल दिया है। अब 2 घंटे बाद किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए 2 घंटे हो चुके हैं जब मतदान शुरू हुआ था तो 7 बजे थे उस वक्त, और जो कतार की लंबाई है उसमें कुछ खासी कमी नहीं आई है। सुबह सुबह जो सब लोग पहुंचते हैं वोट देने के लिए, चाहे वो महिला हों या पुरुष हों, वो अभी भी धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं। एक और ख़ास बात है कि पूर्वोत्तर का इलाका है, यहाँ सूर्योदय काफ़ी जल्दी होता है और इस लिहाज से देखा जाए तो सुबह सुबह लोग ज़्यादा पहुंचते हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद जब पहला आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से आएगा तो अच्छी खासी जो संख्या है वो मतदाताओं की वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुकी होगी। हालांकि अभी भी कई घंटे बाकी हैं, मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी। और जिस तरह से लोग बाहर आए हैं और जिस तरह से लोग बातचीत कर रहे हैं प्रीति, इससे साफ नज़र आता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, खासतौर पे बिजली, सड़क, पानी, रोजगार और स्वास्थ्य, ये सब सुविधाएं जो हैं, इन सुविधाओं को लेकर आज भी मतदाता जो जिसे कहा जाए कि जितना हुआ है उससे ज़्यादा अधिक और चाहता है कि इसमें और सुधार किया जाए उसके लिए। और हर एक की अपनी समझ है, हर मतदाता अपनी समझ के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने खुद के मुद्दों के हिसाब से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि महिला और पुरुष दोनों ही मतदाताओं की कतार में जो लंबाई है उसमें कोई खास अंतर नहीं है, बल्कि कहीं कहीं हमें महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा मिली बनिस्बत पुरुषों के मुकाबले। और कहीं कहीं की बात नहीं है, लगातार हम देख रहे हैं विशाल, रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं और जो आंकड़े सामने आते हैं उसके मुताबिक भी महिलाएं हमेशा पछाड़ रही हैं पुरुषों को। तो ये अच्छी बात है। एक जिस तरह से आप बात कर रहे हैं इलाके की, मुद्दों की, विशाल, अगर देखा जाए तो असम को अपने आप में एक लघु भारत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है, जिस तरह से हम देखें कि बराक घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी के अलग अलग मुद्दे हैं,
क्या राजनीतिक समझ, राजनीतिक तासीर भी अलग अलग दिखाई देती है असम में हमें? जी देखिए, ऐसा है कि जो 65 विधानसभा सीटें जो ये पहले चरण में जिन पर मतदान हो रहा है, वो जैसा कि आपने कहा ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी में फैली हुई हैं। और मुद्दों के बाद अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो इलाका है, पिछली बार इस इलाके में कांग्रेस को बढ़त मिली थी ज्यादातर सीटों पर, यानी कि 65 में से ज्यादातर सीटें उसके हिस्से में आई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन तस्वीर 2014 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल उलट थी, यानी कि बीजेपी को ज्यादातर सीटों पर बढ़त थी और कांग्रेस बहुत सारी ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां से उनका विधायक जरूर 2011 में जीता था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी से पिछड़ गई थी। अब की बार बीजेपी और एजीपी का गठबंधन है, और एजीपी जब किसी जमाने में यहां एजीपी की सरकार हुआ करती थी तो उसका गढ़ माना जाता था इस इलाके को। तो बीजेपी और एजीपी जब एक साथ लड़कर चुनाव लड़ रही है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे समय में उस गठबंधन के सामने कांग्रेस को टिके रहने में और अपनी बढ़त बनाए रखने में जरूर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हालांकि अब आखिरी फैसला मतदाता के हाथ में है, और जैसा कि सुबह से दिख रहा है कतारों में लोग खड़े हैं। हालांकि आज पहले चरण का मतदान होगा और 11 को दूसरे चरण का, लेकिन हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा 19 मई तक का, जब पता चलेगा कि आखिरकार मतदाताओं ने क्या कांग्रेस को चौथी बार जिम्मेदारी सौंपी है या फिर इस बार बीजेपी और एजीपी के हाथ में सत्ता की कुंजी। बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम अच्छी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर आज अंतिम फैसला लिया जा सकता है। डीएम के नेता एम.के. स्टालिन ने बताया है कि सीटों के बंटवारे के बारे में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और पार्टी प्रमुख एम करुणानिधि के बीच आज चेन्नई में बातचीत होगी। इससे पहले भी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद डीएम के प्रमुख से इस सिलसिले में मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया था। तमाम अहम खबरें जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं वो फ्रांसिस फुकुयामा की नवीनतम पुस्तक है, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड डिके। पूंजीवादी लोकतंत्र और जो मार्क्सवादी साम्यवाद था, ये दोनों ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के प्रोडक्ट्स थे। अब समय उसे आगे जाने का शायद हो रहा है। आदमी बेसिकली इंस्टीट्यूशन बिल्डर है, इंसान इंस्टीट्यूशन बनाता ही चलता है। तो तमाम ह्यूमन सिविलाइजेशन जहाँ भी रहा है, उसने अपने तरीके से इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके पर मणिंद्र नाथ ठाकुर से खास बातचीत सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आज जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। इसके साथ ही वो बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगी। शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे जम्मू स्थित राजभवन में होगा। महबूबा मुफ्ती का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। महबूबा मुफ्ती किसी राज्य की दूसरी मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री होंगी। महबूबा मुफ्ती से पहले सैयदा अनवरा तैमूरा 1980 में असम की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का 7 जनवरी को निधन हो गया था और उसके बाद से राज्य में बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन में उतार चढ़ाव चल रहा था। इस बीच कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। राज्यसभा में आज 8 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, जिनमें से 3 सदस्य फिर से निर्वाचित होकर पहुंचे हैं। राज्यसभा में आज 8 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, जिनमें से 3 सदस्य पुनः निर्वाचित होकर पहुंचे हैं। शपथ लेने वाले सांसदों में 2 सदस्य असम से, 3 केरल से हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा से भी एक सदस्य शामिल हैं। असम से निर्वाचित होने वाले 2 सदस्य कांग्रेस पार्टी से हैं, जिनमें एक रिपुन बोरा है जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, जबकि दूसरी सदस्य रानी नरा है जो यूपीए में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। ये दोनों सदस्य पहली बार राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे। वहीं कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा एक बार फिर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। शर्मा हिमाचल प्रदेश से तीसरी बार राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले वे राजस्थान से राज्यसभा सदस्य थे। केरल से राज्यसभा में 3 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें एक कांग्रेस और एक जेडीयू और एक सीपीएम का सदस्य है।
कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी फिर से राज्यसभा में आए हैं। एंटनी 2005 से लगातार 2 कार्यकाल तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वो इससे पहले 1993 से 1995 तक भी उच्च सदन के सदस्य रह चुके हैं। जेडीयू की तरफ से राज्यसभा के लिए वीरेंद्र कुमार चुने गए हैं। वीरेंद्र कुमार का ये पहला कार्यकाल होगा। इससे पहले वो 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वहीं सीपीएम की तरफ से सोम प्रसाद को पहली बार राज्यसभा में भेजा गया है। सोम प्रसाद कोल्लम के रहने वाले हैं और उन्हें पिछड़े वर्ग का नेता माना जाता है। सोम प्रसाद ने केरल में 2001 में हुए विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो जीत नहीं सके थे। नागालैंड से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए नागा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ की तरफ से केजी केनी राज्यसभा सदस्यों में शामिल होंगे। राज्यसभा में ये उनका पहला कार्यकाल होगा। वहीं त्रिपुरा से सीपीएम ने एक बार फिर झरना दास वैद्य को राज्यसभा के लिए चुना है। वैद्य का राज्यसभा का पिछला कार्यकाल शनिवार को यानी 2 अप्रैल को ही खत्म हुआ है। झरना दास वैद्य राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी मोहम्मद तंजील अहमद के हत्यारों को पकड़ने के लिए संयुक्त जांच शुरू कर दी गई है। शनिवार रात बिजनौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। एनआईए अधिकारी तंजील अहमद के पार्थिव शरीर को बीती रात सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उन्हें दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कब्रिस्तान में दफनाया गया। एनआईए के जितने भी आला अफसर से लेके छोटे ऑफिसर हैं, उसमें वो परिवार के सदस्य की तरह था और उसको दर्जा दे दिया गया है। कोई भी शहीद होते हैं हमारे यहाँ, उनके लिए जो जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी व्यवस्थाएं पहले से ही कर ली गई हैं। वारदात में जख्मी तंजील की पत्नी फरजाना की हालत खतरे से बाहर है। इधर दिल्ली सरकार ने भी एनआईए अधिकारी तंजील अहमद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का ऐलान किया। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस की 6 टीमें इस वारदात की जांच में जुटी हैं। साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी, विशेष कार्यबल और आतंकवाद निरोधी दस्ते की टीम भी जांच में मदद कर रही हैं। पूरी उसके संबंध में कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कुछ हमारी टीम गई है वहाँ पर इस मामले की जांच करने के लिए। उसके बाद वो रिपोर्ट हमको देंगे, बहुत जल्दी देंगे। कांग्रेस ने एनआईए अधिकारी की हत्या को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। आई ऑफिसर इज डूइंग हिज ड्यूटी फॉर द कंट्री. He is investigating a matter, and if his protection is not taken care of, these are serious matters that the central government and the UP government must answer. शुरुआती जांच संकेतों के आधार पर पुलिस ने भी माना है कि ये एक सुनियोजित हत्या का मामला है। उधर परिवारजन पहले ही कह चुके हैं कि उनकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जांच अधिकारी की हत्या भी किसी बड़ी साजिश का नतीजा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के बाद दिल्ली लौट आए हैं। अपनी यात्रा के आखिरी चरण में रविवार को प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के शाह सलमान से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश बढ़ाने और आतंकवाद पर लगाम लगाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान शाह सलमान ने प्रधानमंत्री को सऊदी अरब के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अल सऊद स्पेशल क्लास से नवाजा। अपने सऊदी अरब दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाही महल पहुंचे। यहां सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर दोनों देशों के बीच डेलीगेशन स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों ने कुल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें तेल, पर्यटन, व्यापार, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की फंडिंग और संबंधित अपराधों से जुड़ी सूचनाओं के आदान प्रदान में सहयोग शामिल हैं। PM referred to the issue of combating terrorism, which he said was a common challenge for both of us in our region and in Saudi Arabia and this local region. And PM earmarked energy security, trade, technology, investment. He said these are the 4 keys which could actually accelerate development both in India and in Saudi Arabia. इससे पहले शाह सलमान ने प्रधानमंत्री के सम्मान में लंच रखा। इस दौरान ISIS के खिलाफ सऊदी अरब के गठबंधन पर चर्चा हुई। इस गठबंधन में पाकिस्तान समेत 34 देश शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को शिकस्त देने के लिए मानवता में जो भी यकीन रखता है उसे एकजुट होना होगा। भारत सऊदी संबंधों के प्रगति न केवल दोनों देशों के लिए लाभकारी है
अपितु पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब को भारत में निवेश बढ़ाने की सलाह भी दी। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के शीर्ष कारोबारियों को भारत के रक्षा, बीमा, रेल और तेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारत में बेहतर निवेश का माहौल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सऊदी अरब दौरे के आखिरी दिन रियाद में बड़े व्यापारियों से मुलाकात की और भारत में कारोबार के लिहाज से आसान माहौल उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। जीएसटी के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये भारत में जल्दी ही हकीकत बनेगा। आपको जीएसटी की चिंता है, आप जीएसटी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जीएसटी होके रहेगा, मैं समय सीमा नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो होके रहेगा, हमारा कमिटमेंट है और वो होने वाला है। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ये भी बीते हुए कल की बात है। हमने पार्लियामेंट में बार बार इसको दोहराया है, मैं आज आपके बीच में दोहरा रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच के रिश्ते आयात निर्यात से आगे बढ़ने चाहिए। अब दोनों देशों के बीच बेहतर व्यापार संबंध बनाने का वक्त है। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के व्यापारियों को भारत में निवेश करने का न्योता भी दिया। आपकी रिक्वायरमेंट और हमारी कैपेबिलिटी, इस दोनों को जोड़कर हम एक नया क्षेत्र खोल सकते हैं और मैं इसके लिए आपको निमंत्रण देता हूं। कारोबारियों से मुलाकात करने से पहले नरेंद्र मोदी ने टीसीएस के दफ्तर का दौरा भी किया, जहां बड़ी तादाद में महिलाएं काम करती हैं। उन्होंने महिला पेशेवरों को संबोधित करते हुए उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पनामा की एक कंपनी से दस्तावेज लीक होने के बाद टैक्स चोरी में दुनिया भर के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। पनामा की मोसाक फोनसेका से करीब 1 करोड़ 10 लाख गोपनीय दस्तावेज लीक हुए हैं। इनसे पता चला है कि कंपनी ने अपने ग्राहकों के काले धन को वैध बताने, प्रतिबंधों से बचने और टैक्स चोरी में मदद की है। इन दस्तावेजों में दुनिया के 70 से ज्यादा वर्तमान या पूर्व राष्ट्राध्यक्षों और तानाशाहों के नाम हैं। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी समेत कई भारतीय भी शामिल हैं। मोसाक फोनसेका को दुनिया में सबसे ज्यादा गोपनीयता से काम करने वाली कंपनियों में से एक माना जाता है। जो दस्तावेज लीक हुए हैं वो पिछले 40 साल के दौरान कंपनी के कारोबार से जुड़े हैं। ब्रिटेन में कारोबार खत्म करने की टाटा स्टील की घोषणा के बीच ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि वो घरेलू स्टील उत्पादकों की मदद पर काम कर रही है। इसके लिए उन उत्पादकों की सूची बनाई जा रही है जिनसे सरकारी निर्माण कार्यों के लिए खरीद की जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि सरकारी निर्माण और ठेकों में स्थानीय स्टील उत्पादकों से खरीदारी होनी चाहिए ताकि उद्योग के लंबी अवधि में संकट से उबारा जा सके। टाटा स्टील पर कैमरन के मुताबिक चीन से सस्ते आयात और सरकारी खरीद में वरीयता ना मिलने की वजह से ब्रिटेन के सबसे बड़े स्टील उत्पादक का कारोबार प्रभावित हुआ है। टाटा स्टील ने हाल ही में ब्रिटेन में अपनी उत्पादन इकाइयां खत्म करने की घोषणा की थी। इससे ब्रिटेन में करीब 17,000 लोगों की नौकरी का संकट खड़ा हो गया है। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। रविवार का दिन कैरेबियाई टीम के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। वेस्टइंडीज की पुरुष और महिला टीम T20 विश्व कप जीतने में कामयाब रही। पुरुष टीम ने जहां इंग्लैंड को 4 विकेट से मात दी, वहीं महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से रौंद दिया। वेस्टइंडीज की पुरुष टीम ने दूसरी बार T20 के विश्व कप का खिताब जीता है। अब तक कोई भी टीम इस फॉर्मेट में 2 बार विश्व खिताब नहीं जीत पाई थी। भारत के विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। With this final over. कोलकाता के ईडन गार्डन में T20 विश्व कप के फाइनल का आखिरी ओवर। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 19 रन की दरकार। पहली गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर छक्का, दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का, तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर छक्का और चौथी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का। ब्रैथवेट के इन लगातार छक्कों के साथ ही वेस्ट इंडीज T20 का सिरमौर बन गया था।
फिर शुरू हुआ जश्न का दौर, लेकिन वेस्टइंडीज के जीत के असली हीरो रहे मर्लिन सैमुअल्स। 11 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद वेस्टइंडीज दबाव में आ गया था, लेकिन सैमुअल्स की सूझबूझ और दमदार पारी से दूसरी बार वेस्टइंडीज के सर पर T20 का ताज सज गया। सैमुअल्स ने 66 गेंदों पर 85 रन की शानदार पारी खेली। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। This means a lot, not only for us as a team, but for our fans all over the world. We started the tournament by saying that we were inspired by our under-19 boys in Bangladesh. इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने वेस्टइंडीज के सामने 156 रन का लक्ष्य रखा। जो रूट ने 54 जबकि जोस बटलर ने 36 रन का योगदान दिया। मैच का आखिरी ओवर करने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स के लिए ये मैच बुरा सपना साबित हुआ। We actually had the crowd on our side, which was a really good thing for us, and they responded to us. So maybe with the bat, a few nerves around, or a few mistakes here and there. रविवार का दिन वेस्टइंडीज के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। पुरुष टीम के खिताब पर कब्जा करने से पहले महिला टीम ने 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। वेस्टइंडीज की महिला टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। असम की 65 और पश्चिम बंगाल की 18 सीटों पर वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़। 672 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बांग्लादेश से लगी सीमा सील। जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण। महबूबा मुफ्ती बनेंगे राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। कांग्रेस का समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला। भारत सऊदी अरब के बीच श्रम सहयोग, निवेश बढ़ाने समेत 5 करार। खुफिया जानकारियों को साझा करेंगे दोनों देश। आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति। पनामा की लॉ फर्म से 1 करोड़ से ज्यादा खुफिया दस्तावेज लीक। पुतिन, जिनपिंग, शरीफ समेत सैकड़ों हस्तियों पर कर चोरी से दौलत बनाने का खुलासा। कई नामचीन भारतीय भी शामिल। और T20 का सिरमौर बना वेस्टइंडीज। पुरुष और महिला टीम का खिताब पर कब्जा। सैमुअल्स बने प्लेयर ऑफ द मैच। कोहली टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2016।